एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की, जिसके नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर जीत चुकी है। वहीं बीजेपी ने 6 सीटों पर अपना परचम लहराया है। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई हैं और 1 सीट पर अकाली दल ने जीत दर्ज कर ली है। चंडीगढ़ नगर निगम में 35 वार्ड हैं, जिसके लिए 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में कुल 203 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये चुनाव भी बेहद खास माना जा रहा है। निगम चुनाव के नतीजे ये भी बताएंगे कि उसे किसान आंदोलन की वजह से पैदा हुई नाराजगी से नुकसान होता है या फिर कृषि कानून वापस लिए जाने का फायदा। दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ भी किसान आंदोलन का एक केंद्र था। यहां पर भी लगातार प्रदर्शन हुए थे। तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। 35 सीटों के लिए 24 दिसंबर को आपको बताएं कि वोटिंग की गई थी। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में संजीव जी। जी शुक्रिया। तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव अगर इसे आप देखें और जिस तरह से नतीजे फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? क्योंकि फिलहाल आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। हाँ, निश्चित तौर पे चंडीगढ़ म्यूनिसिपैलिटी के में बीजेपी के मेयर, पूर्व मेयर, पार्टी अध्यक्ष, बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष, ये चारों को यदि आम आदमी पार्टी ने पटखनी देते हुए अपने आगे बढ़त बनाई है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका और आम आदमी पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। निश्चित रूप से अप्रत्याशित तौर पे कांग्रेस पार्टी बीच में लगी हुई है, लेकिन कहना कि ये जो रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं इसका आगामी चुनाव पे भी असर पड़ेगा। ये बिल्कुल बाजी होगी क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है। जब कहीं भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव होती है और विधायक के लिए जब चुनाव करते हैं, राज्य सरकार के लिए चुनाव करते हैं, दोनों में हमने देखा है। खास करके उत्तर प्रदेश में देख ले, उत्तर प्रदेश का तो पैटर्न ही ऐसा रहा उत्तर प्रदेश में कि जिस साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पार्टी बेहतर तरीके से जीतती है, अगले बार में उसकी सरकार बदल जाती है। हाँ। या दिल्ली में हमने देखा है कि कितने बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन जब राज्य सरकार के चुनाव में बात आई, निश्चित तौर पे वहां पे वो पटखनी देते हुए दिखी। तो ये बिल्कुल अलग एक पैटर्न होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बढ़त दिखाया है, बहुत मजबूती के साथ पांव जमाया है, ये सबके लिए एक चौंकाने वाली बात है। आम आदमी पार्टी की जिस तरह की स्ट्रेटजी रहती है, जिस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पे बल लाने के लिए काफी है और ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान करने के लिए काफी है। बिल्कुल सही कह रहे कौशिक साहब, लेकिन क्या अभी ये मानते हैं कि नगर निगम चुनाव के नतीजे ये भी बताएंगे कि किसान आंदोलन की वजह से जो नाराजगी पैदा हुई है उससे नुकसान उन्हें होगा या फिर कृषि कानून वापस लिए जाने का फायदा भी मिलता नजर आएगा? देखिए, फायदे की बात सोचिए, क्योंकि जिन लोगों ने जो लोग खास करके कृषि कानून के विरोध में सड़कों पे जो लोग बैठे हुए थे, जिन लोगों ने एक लंबी फेहरिस्त है, वो 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी है, जाने गंवाई है, उस परिवार के लोग। फिर साल भर के इतिहास की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व के इतिहास में इतना लंबा आपको किसान आंदोलन कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा या कोई उदाहरण के तौर पे आप नहीं देख पाएंगे। तो लोगों के मन में जो आक्रोश है, वो आक्रोश निश्चित रूप से अगले इलेक्शन में खास करके पंजाब और उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे इसका खामियाजा मिलेगा। कि लोगों के ये सारे लोग समझ रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी पहलू आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब चुनाव को ही लेकर दिल्ली में पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की मुलाकात जो हुई है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? अमित शाह से जो मुलाकात उन्होंने की है उसके क्या मायने निकाले जाएं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी रही है कि जो लोग पहले से दूसरी पार्टी में रहते हैं, चाहे वो जिस भी पोस्ट पे हो, वो उनको भ्रष्ट दिखाई देते हैं, वो काम करने वाले लोगों में उनकी दिखती नहीं होती है। लेकिन जब वो अपने पार्टी से इधर थोड़ा सा दाया बाया देखना शुरू करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी, सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग उन्हीं में देखना शुरू कर देते हैं और उनको अपनी तरफ वो
कवायद करते हैं और राजनीति में ये चलता भी है, ये कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है। जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने कैप्टन साहब ने एक अलग राह ठानी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उससे फायदा उठाने की कोशिश की और अपने तरफ खींचने की कोशिश की। लगातार उनके तारीफ में कसीदे काढ़े जा रहे थे उस समय से ही, जिस समय उन्होंने रास्ते बदले थे। तो ये एक राजनीति में चाल है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अब कैप्टन साहब को भी पता चलेगा कि यदि पार्टी से इतर आपकी ही छवि बहुत बड़ी थी और उस छवि के आधार पर आप कांग्रेस को जीत दिला रहे थे, तो अब अलग होके क्या वाकई आप अपनी छवि के आधार पर अपनी सरकार बना पाते हैं? खैर, ये तो देखने वाला विषय है और जनता क्या चाहती है उसके आधार पर हमें भी जल्द मालूम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब आपका जुड़ने के लिए। खैर, नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के जो रुझान अभी तक चुनाव के सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। तो पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली में पंजाब के पूर्व सीएम और पंजाब लॉ कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात में पंजाब में सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। बताते चले कि कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई है और 2022 के पंजाब चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यह भी बता दें कि अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सत्ता संघर्ष के बीच सितंबर में पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पद छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद कैप्टन ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़कर अपनी पार्टी अलग बना ली थी। मौजूदा चुनाव में पंजाब का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। 2017 के चुनाव में बीजेपी का जहां अकाली दल के साथ गठबंधन था, तो वहीं अमरिंदर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। कृषि बिल के मुद्दे को लेकर अकाली ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। और उधर समाजवादी नेता और इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर में छापा और गिरफ्तारी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा से जुड़ा एक शख्स समाजवादी परफ्यूम की बात करता था। ये कोई परफ्यूम नहीं बल्कि समाजवादी बदबू है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। और उधर एंटी मॉब लिंचिंग बिल को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र सरकार को इस बिल को प्राथमिकता में रखते हुए इसे सदन में रखना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रही। तब राज्य सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कानून किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, कानून सबके लिए होता है। संविधान एक व्यक्ति के लिए नहीं है देश का, संविधान पूरे 125 करोड़ लोगों के लिए। और तो ये कानून में कहीं कोई धर्म विशेष कोई बात लिखी हो या धर्म हो तो हमें बता दें। कानून तो सबके लिए है और इस काम ऐसी चीज़ें तो भारत सरकार को खुद करना चाहिए। देश के बागडोर उनके हाथ में, देश के हर वर्ग, हर समाज, हर राज्य को देखना उनका पहली प्राथमिकता है। लोगों को सुरक्षा कैसे मिले, राज्य दें, देश में शांत का वातावरण कैसे बने, ये तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इनकी तो उलट फर्स्ट प्रायोरिटी है कि देश के अंदर अशांति कैसे रहे,
लोग आपस में भेदभाव कैसे करें। और जात धर्म का विषय ऐसा विषय है जो सभी को तकलीफ देता है। लोग आज आप देखिए कि आज किस तरीके से एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। अब यूपी इलेक्शन सामने है, अब वहाँ भी आप देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी है। अब केंद्र सरकार नहीं कर रही तो राज्य सरकार स्वतंत्र है इस अपने राज्य को सुरक्षित और अपने राज्य को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए। सभी लोग निर्भीक होकर, सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इस बात को संज्ञान में लें कि अगर हम लोग कोई गलत काम करेंगे तो उसके लिए हमें सजा। बढ़ते आगे, देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर चुनाव प्रचार भी जोरों पर है, तेजी से हो रहा है। अब जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार और जोर शोर से होता दिखाई दे रहा है और इस चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। पार्टी चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर कोई अपनी राजनीतिक रैली में हजारों से लाखों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखकर सभाएं आयोजित कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं और इस सब के चलते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें देखिए आप और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किस कदर भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि हर किसी को चाहिए हुजूम उमड़े उनकी रैली में। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग एक अहम बैठक कर रहा है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हैं, जो केंद्रीय चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। बैठक में रैलियों पर रोक लगाने का फैसला हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव से ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जानना चाहते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय से यह भी जानना चाहता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इससे बचने के क्या कुछ उपाय बताए गए हैं। सवाल यह भी हो सकता है कि देश की एक बड़ी वयस्क आबादी को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लग चुकी है, तो ऐसे में इस ओमिक्रॉन का खतरा कितना ज्यादा बढ़ा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। वरुण ने नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा। वरुण गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैली करना समझ से परे है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की समिति स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है, न कि चुनावी शक्ति प्रदर्शन। तो पूरी दुनिया में कोरोना एक बार फिर तेजी के साथ फैल रहा है। बदलते वक्त के साथ कोरोना के वेरिएंट भी बदलते जा रहे हैं और भविष्य में भी नए वेरिएंट सामने आने की बात आ रही है। अभी हर तरफ ओमिक्रॉन की दहशत देखने को मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आगे एक और खतरनाक वेरिएंट आ रहा है, डेल्मिक्रॉन। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बना डेल्मिक्रॉन और भारत में ये कितना घातक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं। 2 साल पहले शुरू हुआ कोरोना रूपी राक्षस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे ही लगता है कि कोरोना का अंत हो गया, वैसे ही वो नया रूप धारण कर सामने आ जाता है। बदलते समय के साथ कोरोना के वेरिएंट भी बदल गए। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन के बाद अब डेल्मिक्रॉन वेरिएंट सामने आ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो डेल्मिक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन को मिलाकर बना है। यूरोप और अमेरिका में तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन भारत में भी फैलने लगा है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से कोरोना का सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन भी जोरों पर चर्चा में है। माना जा रहा है कि डेल्मिक्रॉन ही अमेरिका और यूरोप में कोरोना के तूफानी गति से बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। इस सुपर स्ट्रेन को लेकर कई विशेषज्ञ चिंता जता चुके हैं। डेल्मिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक सुपर स्ट्रेन बना रहे हैं, जिसे डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है।
बता दें कि एक ही व्यक्ति में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के संक्रमण से पैदा होने वाली स्थिति को ही डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे ही लोगों के अंदर डेल्टा और ओमिक्रॉन के वायरस मिलकर नया सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन बना रहे हैं। डेल्मिक्रॉन में डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुड़वा स्पाइक प्रोटीन है। दोनों वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन होने की वजह से ही डेल्मिक्रॉन ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। स्पाइक प्रोटीन से ही कोरोना वायरस मानव शरीर की कोशिका में घुसने के दरवाजे खोलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्मिक्रॉन फैलने का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्गों और एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोगों में ज्यादा है। ऐसे ही लोग जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, उनमें भी डेल्मिक्रॉन संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसे इलाके जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है, उस इलाके के लोगों पर भी डेल्मिक्रॉन कहर ढा सकता है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भारत में अभी डेल्टा ही प्रभावी वेरिएंट है। ओमिक्रॉन दुनिया के बाकी हिस्सों में तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है, लेकिन यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर भारत में कैसा व्यवहार करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्मिक्रॉन से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जो कमजोर इम्यूनिटी वाले या अनवैक्सीनेटेड हैं। भारत में अभी तक करीब 38% लोगों को कोरोना वैक्सीन के कोई डोज नहीं लगी, यानी देश में करोड़ों लोग अनवैक्सीनेट हैं। इन्हीं लोगों को कोरोना के सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन फैलने से सबसे ज्यादा खतरा होगा। इसीलिए भारत में हालात न बिगड़े, इसके लिए सरकार को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ साथ जनता को भी कोविड के नियमों का पालन करना होगा, तभी जाकर हालात सामान्य रहेंगे। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो ओमिक्रॉन से सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर भारत में अब मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई जगह पर मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ों में हिमपात होने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली NCR तक देखा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे। शाम को बारिश भी हुई, जिससे मौसम एक बार फिर ठंडा हुआ। उत्तराखंड में हिमपात का असर रहा। एक ही दिन में पारा 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया। उत्तराखंड से 4 धाम में जाकर बर्फबारी हुई, जमकर बर्फबारी हुई। मसूरी और नैनीताल में हिमपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिन पहाड़ी जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार बने रहेंगे। इससे मैदानों में भी ठंड में इजाफा हो सकता है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। और वही भारी बर्फबारी की वजह से सिक्किम में चांग झील के पास सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं, जिसके बाद सेना ने बचाव अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक भारी बर्फबारी की वजह से शनिवार को जवाहरलाल नेहरू रोड बंद हो गया, जिससे सैकड़ों पर्यटक चांगू झील के पास फंस गए हैं। ये भी बता दें कि सेना ने उन्हें बचाया, रात के समय अपने शिविरों में रहने की जगह दी। हालांकि रविवार की सुबह मौसम में मामूली सुधार हुआ। पर्यटकों को छोटे छोटे समूहों में बांटा गया। सेना के जवान उन्हें करीब 40 किलोमीटर दूर गंगटोक पैदल पहुंचाने में, मार्गदर्शन करने में लगे रहे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अंतिम खबर मिलने तक बचाव अभियान जारी था और इसके सोमवार तक जारी रहने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सैकड़ों पर्यटक क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान चीन से लगती भारत की सीमा के नजदीक सोंगमो या फिर चांगू झील घूमने गए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो घूमने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो पर्यटक वहीं पर फंस गए। हालांकि उन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।